नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का ओवरफ्लो हो चुका है। जी हां, आईटीबीपी ने कमान संभाल ली है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का ओवरफ्लो हो चुका है। आईटीबीपी ने कमान संभाली है। एनडीआरएफ की टीम अब मोर्चा संभालेगी। आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या चारधाम यात्रा में बढ़ती जा रही है और जो तीर्थयात्री हैं उनका फ्लो ओवर हो चुका है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का ओवरफ्लो हो चुका है। अब केंद्र ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात किया है। पुलिस के बजाय केदारनाथ और बद्रीनाथ में आईटीबीपी और एनडीआरएफ मोर्चा संभालेंगी। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी ने कमान संभाली है और जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंचकर मोर्चा संभालेगी। आपको बता दें कि यात्रा मार्गों केदारनाथ धाम में आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। इस यात्रियों की मौत हो चुकी है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है। और जो उत्तराखंड सरकार अंदाजा लगा रही थी कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, स्थिति ये बन चुकी है कि आईटीबीपी ने कमान संभाल ली है। एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभालेगी। हालांकि पुलिस की व्यवस्था भी बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है तीर्थयात्रियों का, उसे देखते हुए आईटीबीपी को जिम्मेदारी दी गई है। अब यात्रा मार्गों से लेकर और दर्शन होने तक आईटीबीपी कमान संभालेगी। एनडीआरएफ की टीम भी साथ में रहेगी और मोर्चा संभालेगी। बता दें कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का ओवरफ्लो हो चुका है, इसलिए आईटीबीपी को जिम्मेदारी दी गई है और एनडीआरएफ की टीम भी साथ में रहेगी। यात्रा मार्ग से लेकर दर्शन होने तक ये जिम्मेदारी आईटीबीपी और एनडीआरएफ को दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में करीब हफ्ते भर के भीतर लगभग 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और अकेले केदारनाथ यात्रा रूट पर 10 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों का ओवरफ्लो इतना जबरदस्त है कि केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो 3 किलोमीटर तक लंबी है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले पैदल रास्ते को देखकर लग रहा है मानो इंसानों का ट्रैफिक जाम लग गया हो। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यही कारण है कि आईटीबीपी को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस बार केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु टूट पड़े हैं। 2019 में यानी कोरोना काल से पहले केदारनाथ में 6 महीनों के दौरान 9,26,000 लोगों ने दर्शन किए थे और साल 2020 में कोरोना के वक्त पूरे सीजन में 2,20,000 लोग गए और 2021 में 2,42,000 लोगों ने दर्शन किए। लेकिन इस बार सिर्फ 7 दिन हुए हैं अभी यात्रा को शुरू हुए और सिर्फ 7 दिनों में केदारनाथ में 1,32,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और इससे केदारनाथ में अव्यवस्थाएं भी फैल गई हैं। केदारनाथ समेत चारधाम यात्रा में 26 लोगों की मौत पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और शासन प्रशासन हमेशा से ये अपील कर रहा है कि जो अस्वस्थ हैं, जिन्हें किसी भी तरह की समस्या है, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या हार्ट डिजीज है, वो लोग यात्रा ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामले सामने आ रहे हैं। कुछ नए नियम
लागू किए गए हैं जिससे कि व्यवस्थाएं बनी रहें। इससे पहले तक ये छूट थी कि रजिस्ट्रेशन के बिना भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा। रात के समय मंदिर खुलने का समय और बढ़ा दिया है। अब रात 10 के बाद भी भक्त केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में भीड़ ना हो इसलिए लोगों को पहले रोका जा रहा है। भक्तों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग जैसी जगह पर ही रोका जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का ओवरफ्लो, रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं इस बार, क्या कुछ अपडेट? क्योंकि कहा जा रहा है कि आईटीबीपी ने कमान संभाली है, जिम्मेदारी दी गई है आईटीबीपी को इस ओवरफ्लो की वजह से। देखिए, क्योंकि 2 साल बाद बिना प्रतिबंध के तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं और भारी तादाद में तीर्थयात्री यहाँ उमड़ पड़े हैं, और इसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार ने आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। खास तौर पर उन मार्गों पर जो पैदल मार्ग हैं वहां पर इनको तैनात किया गया है। और कोशिश ये है कि जो पैदल यात्री यहाँ आ रहे हैं, बीमार हैं, उनको अगर बीमार हैं तो उनको स्वास्थ्य केंद्र तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और जो उनको तमाम सुविधाएं मुहैया करानी है वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाए, क्योंकि काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और सरकार की ओर से जो तमाम प्रयास किए गए हैं वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि चारों धामों में कितने संख्या में लोग वहां पर दर्शन करेंगे एक दिन के लिए। लेकिन जिस तरह से काफी तादाद में लोग आ रहे हैं उनको रोक पाना काफी मुश्किल है, और जो तमाम सुविधाएं उनको मुहैया करानी है मौके पर, वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। 28 तीर्थयात्रियों की मौके पर मौत हो गई है, रास्तों में मौत हो गई है, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है, और इसके अलावा ये एसडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ की टीम को और आईटीबीपी की टीम को तैनात किया गया है, ताकि वो अब मौके पर पहुंच करके वहां पर जो लोग तीर्थयात्री हैं सड़क पर मार्ग पर जा रहे हैं, उनको असुविधा अगर कहीं हो रही है तो उनको त्वरित तौर पर उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाए। अजय, जो चारधाम यात्रा के दौरान 28 लोगों की मौत हुई है, उन्हें लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार है। या बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने सोची थी, हालांकि सरकार को भी पता था कि इस बार काफी तादाद में तीर्थयात्री आएंगे और रिकॉर्ड एक बार बनने जा रहा है। इस बार जिस तरह से यात्रा के शुरुआती दौर में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धा का जो सैलाब है वो उमड़ करके यहाँ आ रहा है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं, तैयारियों पर कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। यात्रा मार्गों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं जिनको कार्डियोलॉजी की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग उनको अलग से दी जा रही है और उनको वहां पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक, जिनकी कमी यहाँ पर महसूस की जा रही है, और इसको लेकर के प्रदेश सरकार की ओर से तमाम कवायद और कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष की ओर से बार बार इसी बात को लेकर के हमला किया जा रहा है कि सरकार ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल तैयारियां नहीं की हैं। सबको पता था कि काफी संख्या में लोग आएंगे, एक रिकॉर्ड भी बनेगा। यात्रा मार्ग पर जितने लोग अपने बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि जिन राज्यों से, जिन जगहों से लोग आ रहे हैं, अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी और वो ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे, परेशान
परेशान होंगे, तो जब वो अपने घर जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे, तो यहाँ के बारे में क्या छवि लेकर के जाएंगे, कौन सी बात वहां पर जाकर के वो बताएंगे। ठीक है अजय, को लेकर बार बार सरकार के ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। कांग्रेस का यह चिंतन शिविर आज से 3 दिनों तक चलेगा और लगातार मिल रही शिकस्त पर कांग्रेस यहां 3 दिन तक मंथन करेगी। चिंतन शिविर में कांग्रेस का पूरा ध्यान संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव की कार्य योजना पर होगा। दोपहर 2 बजे सोनिया गांधी के संबोधन के साथ चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। इसमें कांग्रेस के 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज और कल शाम तक विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग समूह में चर्चाओं का दौर चलेगा। फिर जो प्रस्ताव तैयार होगा उस पर 15 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद कल से सर्वे शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कल इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई। दरअसल सिविल जज रवि कुमार दिवाकर, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण को जारी रखने का आदेश दिया और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियो सर्वे करने के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने गुरुवार को अपनी सुरक्षा की चिंता व्यक्त की। अपने आदेश में जज ने कहा कि इस फैसले के बाद उनके आसपास डर का माहौल बनाया जा रहा है। वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक साधारण से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को असाधारण बनाकर भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दिल्ली के रोहिणी इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए एनडीएमसी ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर 400 पुलिस जवानों की मांग की है। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी कार्रवाई के लिए पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा और उचित संख्या में स्टाफ की मांग की है। रोहिणी मेट्रो स्टेशन और समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के बीच फैले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नरेला जोन में अवैध निर्माण के साथ साथ अवैध मीट शॉप्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनाव में जाने का ऐलान किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमने ईमानदार प्रयास किए। देखिए, आयोग हमने बनाया ओबीसी कमीशन गांव-गांव घूमा, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की। ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, हमने रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की। हमारा मामला महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। हमारा भरसक प्रयास जैसा डरी तो कांग्रेस थी, जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए। लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूं। अब कोई कसर छोड़नी नहीं है। आज से तैयारी जारी। हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भगी। और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरीय निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। तत्काल आप बैठ के करना प्रारंभ करें, नीचे तक की तैयारी प्रारंभ करें। आज ही
इस वक्त महंगाई से जनता त्रस्त है। हर दिन सामान के दाम बढ़ने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस पर एफएम न्यूज ने लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगातार महंगाई और महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज फिर से सुबह का नाश्ता जो करना पड़ रहा है वो 100 रुपए से ऊपर का पड़ रहा है। अब उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अपने घर परिवार को पालेंगे पोषेंगे, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल रसोई गैस के अलावा अब दाल चावल दूध ब्रेड मक्खन के की रेट बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं, हमारे कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, लगातार महंगाई के को देखते हुए क्या कहेंगे? दूध दही में भी अब रेट बढ़ गए हैं, मक्खन। क्योंकि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पहले तो पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे भी नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं, जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब तो जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि दूध दही ब्रेड है, उसके दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो आदमी का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, पहले आपका नाश्ता कितने रुपए में हो जाता था, अब कितने में होता है? पहले हमारा नाश्ता ये मान लीजिए कि सुबह अगर हम लोग 4 लोगों की फैमिली है तो 50 रुपये 60 रुपये, अब वही मतलब 150-200 में जाता है। तो किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? और जो जिस तरह से अगर रेट बढ़ते जा रहे हैं तो खर्चों को किस तरह से मेंटेन करेंगे? देखिए, खर्चा रोका जा सकता है। जैसे अगर गाड़ी पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो उसके लिए हम रोक सकते हैं कि भाई कहीं पैदल चलेगा, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे कैसे रोक लगाएंगे? डेली आदमी का खाना तो ज़रूरी है ही है, तो उसके लिए तो कोई समाधान नहीं है। उसके लिए महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। और लोग हमारे बीच, आइए इनसे पूछते हैं। आप बताइए, किस तरह से लगातार दूध में बढ़ोतरी हो रही, मक्खन ब्रेड सब में बढ़ोतरी? आप तो दुकानदार हैं, आप जान रहे हैं। हम लोग को दिक्कतें होती हैं, रोज कस्टमर का सामान बढ़ा के बताना पड़ता है, दिक्कत होते हैं, महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कम करना चाहिए, और क्या। सरकार अपना बढ़ाएगी तो गरीब आदमी खा ही नहीं सकता, भूखों मर जाएगा। हमारे भी चावल लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि महंगाई के लगातार बढ़ते हुए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा महंगाई के बारे में तो हम लोग इतना परेशान हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेबर वर्ग के लोग, हम लोग 12 घंटे का काम करते हैं। 12 घंटे के काम करने में कम से कम 50 बार यही दिन भर में बात होती थी, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। और ना हम लोग की सैलरी बढ़ पाती, कैसे खर्चा चलेगा? डेली महंगाई बढ़ती चले, कभी गैस महंगी, कभी दूध महंगा, कभी कपड़ा महंगा। जब कपड़ा रुकता है तो गैस बढ़ जाती है, गैस रुकती है तो कपड़ा बढ़ जाता है, कपड़ा और गैस जब रुकता है तो राशन बढ़ जाता है। महंगाई रुकती नहीं रही, लेकिन आगे क्या होगा हम लोग समझ नहीं है। सुबह का नाश्ता जो पहले 20-30-50 रुपए में हो जाता था, अब 100 रुपए का कहीं ना कहीं पड़ रहा है। आटा बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, गेहूं की कहीं ना कहीं खपत ज़्यादा होने लगी। क्या कहना चाहिए? रेट तो हर चीज़ पे बढ़ता चला जा रहा है। सुबह के नाश्ता का दूध का भी रेट बढ़ गया है। और नाश्ता पहले हम लोग 40-50 रुपये में कर लिया करते, कम से कम 100 रुपये का नाश्ता होता है। सोचना पड़ता है कि नाश्ता लाए कि ना लाए, नाश्ता करें कि ना। हमारे भी चावल लोग आपसे पूछना चाहिए, क्या नाम आपका? लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के अलावा गैस में दाम बढ़े, अब अनाजों में भी दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की हर चीज़ महंगी होती जा रही है, साग सब्जियों के अलावा। क्या कहना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि जो है हम लोग को खेती की कमाई खेती में चला जाता है। कहीं पेट्रोल का है, कहीं जो है स्कूल की फीस है, स्कूल की फीस ऑलरेडी हर साल बढ़ती रहती है, उस पर तो कोई नकेल कस ही नहीं सकता है। पता नहीं क्या है कि उनको जो है महंगाई, कहीं उनका एक्टिविटीज़ है, कहीं कुछ भी है, दूध वाले अपनी मनमानी करते हैं। आज जो है दूध के दाम बढ़ रहे हैं, कल जो है रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम डेली जो है 25-50 पैसा बढ़ते ही रहते हैं। 2 साल कोरोना से जूझते रहे, उसके बाद घर से निकलना चालू किया और लगातार फिर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती रही। क्या कहना चाहेंगे? बस यही है भैया कि आने वाले दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग, समझ नहीं आता है। कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा? जब पहले 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने के बाद किसी में कुछ हो जाता था, आज जो है 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी जो है हम लोग घर का जो है पूरा खर्चा नहीं किसकी लापरवाही मान रहे हैं और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कुछ टैक्सेस अपने कम करने चाहिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। बाकी जो है जो भी बेरोजगारी है वो तो वही है, इसमें उनका जो है कुछ सिस्टम फेलियर लगता है। टैक्सों में कहीं ना कहीं कम करना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, तभी लोगों का भला हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना अमल करती है लोगों की बातों पर और महंगाई को दूर करती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, एफएम न्यूज लखनऊ। राजकुमारी दिया सिंह का नाम इन दिनों चर्चाओं में है और वजह यह है कि राजकुमारी दिया सिंह ने ताजमहल को अपना महल बताया था और उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा था कि अगर किसी को सबूत के तौर पर कागजात चाहिए तो हम कागजात भी दिखाने को तैयार हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि राजकुमारी दिया सिंह कौन है
तो इस रिपोर्ट में समझिए। कौन है ताजमहल पर दावा करने वाली राजकुमारी दिया सिंह? जयपुर राजघराने से है राजकुमारी दिया सिंह का नाता। यह है मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह का राजघराना था। इसे पहले आमेर और बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। महाराज सवाई भवानी सिंह का जन्म इसी परिवार में हुआ। उनकी पत्नी का नाम पद्मनी देवी है। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज बताए जाते हैं। महाराजा सवाई भवानी सिंह 24 जून 1970 से 28 दिसंबर 1971 तक जयपुर के महाराजा रहे। भवानी सिंह और पद्मनी देवी की इकलौती संतान है दिया कुमारी। भवानी सिंह के कोई बेटा नहीं था, इसलिए दिया कुमारी के बेटे को ही 2011 में अपना वारिस घोषित कर दिया। दिया कुमारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और जयपुर से की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। दिया सिंह ने 1997 में नरेंद्र सिंह से गुपचुप तरीके से कोर्ट में शादी की थी। नरेंद्र सिंह का राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, इसलिए राजकुमारी की आम आदमी से शादी चर्चा का विषय बनी थी। नरेंद्र सिंह और राजकुमारी दिया सिंह की मुलाकात महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम में हुई थी। उस वक्त नरेंद्र ग्रेजुएशन के बाद संग्रहालय ट्रस्ट में ट्रेनिंग के लिए आए थे। शादी के 21 साल बाद 2018 में दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया। दिया और नरेंद्र के 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ, छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह और एक बेटी गौरवी है। दिया के पिता भवानी सिंह का निधन 2011 में हो गया था। गद्दी के वारिस के तौर पर पद्मनाभ सिंह का राज तिलक हुआ। दिया कुमारी पहले सवाई माधोपुर से बीजेपी से विधायक बनी। राजकुमारी दिया सिंह राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। 2019 के चुनाव में उनको 5,51,916 वोटों से जीत मिली थी। क्या है राजकुमारी दिया सिंह का दावा? ताजमहल को राजकुमारी दिया सिंह ने बताया अपना महल। ताजमहल हमारे परिवार का महल था, जिसके कागजात हमारे पास अब भी मौजूद हैं। शाहजहां ने महल पर कब्जा कर लिया था। हमारे ट्रस्ट में पोती खाना है, जहां इससे संबंधित दस्तावेज रखे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिखाने को भी तैयार हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।